देखिए, मैं जब ये हियरिंग सुन रहा था तो मैंने ये देखा था कि सारे वकील जो ये चुनावी मशीनों के खिलाफ और जो ये पर्चियां हैं वो गिनवाने के लिए बहस कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी बहस शुरू ही ऐसे की थी कि हमें चुनाव आयोग पे कोई शक नहीं है, हमें चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, इस पर कोई शक नहीं है। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये संभावना दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि चुनाव में गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो वो देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, बहस हो रही है, ये जीतने वाली है ही नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, वन कैनॉट जंप हाफ वेल, आधा कुआं कोई कूद नहीं सकता क्योंकि वो बीच में गिर जाएगा, आधा कुआं कूदेगा। तो वही हुआ, इसमें विन कर लिया। तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वहां पे निर्विरोध चुने गए। अगर कोई एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ लेता या 3-4 लड़ लेते या 2 पार्टियों के लड़ लेते और वो सांठ-गांठ कर लेते जीते हुए कैंडिडेट से, तो इसका मतलब ये तो चैलेंज हो ही नहीं सकता था कभी। जनता का क्या, वोटर्स का क्या, वोटर्स का क्या। और जब हमारा बुनियादी यही है कि ये जो चुनावी मशीन है इसमें घपला धांधली है, तो जीतने वाले कैंडिडेट को भी तो हराया जा सकता है ना। वो दूसरे तीसरे नंबर का कैंडिडेट नहीं होगा, वो 5वें नंबर का कैंडिडेट होगा जो जीतने वाला होगा, ये भी तो हो सकता है ना। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज एक तरफ जहां दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, लोग अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया जहां पर चुनावी मशीन और वीवीपैट की 100% की पर्चियों के मिलान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि बैलेट पेपर जो है वापस नहीं आएगा। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा। आपको बता दें कि ये लंबे समय से ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके साथ ही इन्होंने पहले ही ट्वीट करके भी बता दिया था, तो कहीं ना कहीं आपको अंदेशा था कि फैसला क्या कुछ आने वाला है। ऐसा क्या था कि आपको पहले ही पता चल गया था फैसला क्या होगा? देखिए, मैं जब ये हियरिंग सुन रहा था तो मैंने ये देखा था कि सारे वकील जो ये चुनावी मशीनों के खिलाफ और जो ये पर्चियां हैं वो गिनवाने के लिए बहस कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी बहस शुरू ही ऐसे की थी कि हमें चुनाव आयोग पे कोई शक नहीं है, हमें चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, इस पर कोई शक नहीं है। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये संभावना दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि चुनाव में गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो वो देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, बहस हो रही है, ये जीतने वाली है ही नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, वन कैनॉट जंप हाफ वेल, आधा कुआं कोई कूद नहीं सकता क्योंकि वो बीच में गिर जाएगा, आधा कुआं कूदेगा। तो वही हुआ इसमें। और मेरा जो शक था वो 100% सही निकला। और आज जो शुरुआती पहरा है, दूसरे नंबर का पहरा जो है जजमेंट का, आप लोग सबसे मैं गुजारिश करूंगा, मैंने ट्वीट भी किया है इसलिए उसे साफ साफ उसमें लिखा है, एट द आउटसेट वी टेक ऑन रिकॉर्ड दैट द काउंसिल फॉर पिटिशनर्स इन यूनिसन, यानी कि एक स्वर में सभी वकीलों ने अपनी बहस हैव स्टार्टेड दैट पिटिशनर्स डू नॉट एट्रीब्यूट एनी मोटिव और मैलिस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कि हम सारे एक स्वर में ये कहते हैं, हमारी तरफ के सारे वकील, कि हमें किसी भी मंशा पे या कोई शक नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और कि फॉर दैट मैटर कंटेंट दैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैव बीन ट्यूटर्ड और कॉन्फ़िगर्ड टू फेवर और डिसफेवर अ कैंडिडेट और अ पॉलिटिकल पार्टी। हमें ये भी शक नहीं है कि ये जो चुनावी मशीनें हैं इनको सिखाया गया है या बनाया गया है इस तरह का किसी एक पार्टी को या किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए या उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। जब इस तरह की बहस इस तरह की शुरू होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका अंत क्या होना था। तो जो अंत मैंने सोचा था वही अंत हुआ। ये केस तो एक तरह से हारने के लिए लड़ा गया था और हार ही गए हम। मगर इस सारे दौरान हम लोगों ने शुरू से, और भारत देश के नागरिकों ने, हम भारत के लोग ने हमेशा ये कहा है कि हमें चुनाव आयोग पे शक नहीं है, यकीन है कि वो बेईमानी कर रहा है। हमने इसीलिए चुनाव आयोग के सामने जब हमने 5 जनवरी को अपना जो शुरू किया था आंदोलन,
मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उसमें हमने उसी दिन से ये कहना शुरू कर दिया था जब हम पे लाठियां चलवाई गई थी पुलिस द्वारा। चुनाव आयोग को हमने चैलेंज किया था कि हमें 50 ईवीएम की मशीनें दो, और हम उसको आप दुनिया भर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम उसको दिखाएंगे कि उसमें कैसे गड़बड़ी की जाती है और कैसे गड़बड़ी उसमें हो सकती है। जब हमें नहीं दी और बल्कि हम पे लाठियां बरसाई गई, तो उस दिन से ये बात तय हो गई थी कि चुनाव आयोग मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, आरएसएस और बीजेपी के साथ मिला हुआ है। उसका दूसरा सबूत ये भी सबके सामने आ गया कि एक चुनाव आयुक्त ने चुनाव शुरू होने से कोई एक हफ्ता पहले ही इस्तीफा दे दिया, चुनाव की घोषणा होने से पहले। उससे भी साफ समझ में आ गया था पूरे देश के कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से संलिप्त है मोदी जी को चुनाव में मदद करने के लिए, और वो ये चुनावी मशीनों में धांधली और घपला करके ये काम करेंगे। फिर हमने एक जब वो दिखाया था, डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाया था कि किस प्रकार से ये जो वीवीपैट की बात हो रही है, वीवीपैट में धांधली और गड़बड़ी हो सकती है, किसको वोट दोगे और किसी और को जाएगा, ये भी हमने डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया था। तब भी दुनिया के सामने ये साबित हो गई थी बात कि काला शीशा लगाने की वजह और उसको दिखाई देने का समय कम करने की वजह सिर्फ एक है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है मोदी जी को और बीजेपी को चुनाव जितवाने में। जब तक हम ये बात कहेंगे ही नहीं अदालत के सामने, तो कोई अदालत भी, कोई भी हो अदालत, वो तो यही कहेगी ना कि हम चुनाव आयोग पे कैसे शक करें। आप तो खुद नहीं कर रहे हैं शक। मतलब बहस ही मजबूती से नहीं की। बिल्कुल बहस मजबूती से हुई, लेकिन हारने के लिए हुई, क्योंकि शुरुआत ही ये हुई कि हम इलेक्शन कमीशन हारने के लिए क्यों बहस करेगा। आपके सामने ही है, मैंने आपको पहला पैरा पढ़ के सुनाया है। हाँ। और ये बात मैंने आज तो कह नहीं रहा हूं, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ये मुकदमा हारने के लिए लड़ा जा रहा है। देखिए, इसमें बुनियादी बात यह है कि अगर आप में इतने गट्स और हौसला नहीं है, और ये सारे वकील और सारे जो ये पिटीशन डालने वाले हैं, ये बाहर क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। कोर्ट में जाके अगर आप ये कहेंगे चुनाव आयोग शरीफ है, तो शरीफ आदमी के खिलाफ आपकी संभावनाओं पे कैसे एक्शन हो जाएगा। एक्शन तो मांगा ही नहीं गया ना चुनाव आयोग के खिलाफ। हम क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, चुनाव आयोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे हम। तो हम जो पिटीशन डालेंगे अब, और हम रामपुर जाके चुनाव भी इसलिए लड़े थे कि ए से लेकर जेड तक हर जगह धोखाधड़ी धांधली की है चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने। वो हमने सबूत इकट्ठे किए हैं, ये कहने के लिए थोड़ी किया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। निष्पक्ष बिल्कुल नहीं है चुनाव आयोग। अगर निष्पक्ष होता तो हम भारत देश की जनता को ये सब थोड़ी बता रहे होते। निष्पक्ष नहीं है, बेईमानी कर रहा है। मोदी जी को जिताने के लिए हर गोरख धंधा इस्तेमाल कर रहा है चुनाव आयोग के अधिकारी। ये हम कह रहे हैं, ये 400 पार कराने की जिम्मेदारी सारी ये झूठी मशीनों की है, चुनावी आयोग की। ये बोल रहे हैं हम। जब तक आप ये केस ही नहीं रखेंगे अदालत के सामने, तो आप जीतेंगे कहां से। मैं तो ये सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि ये हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों का नाम हो गया हो, बहुत मतलब ये चुनावी मशीनों के आंदोलन में शामिल होकर या उसके केस फाइल करके नाम हो गया हो, बड़े बड़े लोगों का बहुत बड़ा बड़ा नाम हो गया हो, लेकिन लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी गई है, ऐसा मुझे कहने में कोई शक नहीं। चुनाव इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें ये भी शर्तें रखी गई कि अगर किसी उम्मीदवार को शक है छेड़छाड़ के, तो वो 7 दिनों के अंदर कंप्लेन कर सकता है और उसके खर्चे जो है उसे उठाने पड़ेंगे, और जो अगर छेड़छाड़ जैसी कोई सबूत मिलते हैं तो फिर वो खर्चे उसके जो होंगे वो वापस कर दिए जाएंगे, वरना नहीं होंगे। इस तरीके से जो है ऑप्शन दिए गए हैं, वो भी उम्मीदवार ये कर सकते हैं। इसको क्या कैसे देखते हैं आप? इसको मैं देखता हूं कि ये मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये देखते हुए कि अभी सूरत हुआ है, सूरत वाला कांड अभी हुआ है ना, जहां कांग्रेस के कैंडिडेट ने, और कुछ लोग मुझे बता रहे हैं उन कैंडिडेट ने शायद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वहां पे निर्विरोध चुने गए। अगर कोई एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ लेता या 3-4 लड़ लेते या 2 पार्टियों के लड़ लेते और वो साठ-गांठ कर लेते जीते हुए कैंडिडेट से, तो इसका मतलब ये तो चैलेंज हो ही नहीं सकता था कभी। जनता का क्या, वोटर्स का क्या, वोटर्स का क्या। और जब हमारा बुनियाद यही है कि ये जो चुनावी मशीन है इसमें घपला धांधली है, तो जीतने वाले कैंडिडेट को भी तो हराया जा सकता है ना। वो दूसरे तीसरे नंबर का कैंडिडेट नहीं होगा, वो 5वें नंबर का कैंडिडेट होगा जो जीतने वाला होगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो इन सब चीज़ों को बगैर ध्यान में रख के ये डायरेक्शन दी गई है कि दूसरा और तीसरा ही चैलेंज कर सकता है इस चीज़ को, और दूसरा तीसरा भी इस खतरे के साथ करेगा कि मेरी जेब से पैसे जाएंगे, पता नहीं कितने पैसे जाएंगे।
और चलिए उसने चैलेंज भी कर दिया और वो साबित हो गया कि हाँ धांधली हुई थी, तो उसके बाद क्या? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है शांत है, खामोश है। हाँ, उसके बाद क्या? जब चुनाव आयोग की इतनी बड़ी धांधली कोई पकड़वा भी देगा तो उसके बाद कुछ नहीं। तो इसीलिए इस जजमेंट की वजह से भी पूरे देश में बहुत दुख का माहौल व्याप्त है। जजमेंट से भारत देश की जनता खुश नहीं है। ये जजमेंट की हम इज्जत नहीं कर सकते, हम इसको मानने के लिए बाध्य हैं क्योंकि भारत का कानून ऐसा है, संविधान ऐसा है, हम इसको मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन इसकी इज्जत करने के लिए बाध्य नहीं है। हम इस जजमेंट की भी इज्जत नहीं कर सकते। आपने तमाम बातें कही कि ये हारने के लिए ही किया गया, बहस बढ़िया से नहीं हुई, तमाम चीज़ें, तो फिर लोग यही पूछेंगे कि फिर महमूद प्राचा जाके सामने से क्यों नहीं लड़ते? अगर आप बेहतर कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं जाके करते वो चीज़? बगैर सबूत इकट्ठे किए कोई भी जाएगा, कितना भी अच्छा वकील होगा, बगैर सबूत के अदालत में जाएगा तो क्या होगा? जो हुआ। मैंने क्या किया? मैंने आप सब लोगों की क्रिटिसिज्म सही, चुपचाप, लेकिन चुनाव लड़ा, क्योंकि चुनाव लड़ने का समय ही एक ऐसा समय हो सकता था जब ये सबूत हमारे हाथ में आएंगे। ठीक है, जब ये सबूत मेरे हाथ में आ गए, जब बता रहा हूं ना मैं कि मैं गया था, मैंने सबकी क्रिटिसिज्म झेली, लेकिन ए से लेके जेड तक एक एक स्टेप के सबूत हासिल किए, इकट्ठे किए। हमने ये सबसे पहले इतने सालों बाद हम ही ने ये बात कही ना कि जो मतपत्र द्वारा चुनाव होना भारत देश का कानून है, उसकी भी हम ही ने पिटीशन डाली ना। लेकिन बात सारी ये है कि बिना सबूत जुटाए जब अदालतों में जाया जाएगा तो अदालतों को भी दोष मेरे ख्याल से कम दे सकते हैं हम। हालांकि अदालत भी ये कोई अच्छी जजमेंट हम इसको नहीं कह सकते, हम इसको क्रिटिसाइज करने पे मजबूर हैं, लेकिन फिर भी जो जिस तरीके से ये बहस की गई, वो बहस करने का तरीका, जब शुरुआत में ये बोल दिया हमें शक नहीं है, उसके बाद आप कितनी भी अच्छी बहस कर लें उसका नतीजा जीरो ही होना था और वो जीरो ही हुआ। आपको सबूत इकट्ठे करने में कितना समय लगेगा? कितना लोगों को इंतजार करना होगा इसके लिए? देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितने साल लगे थे? अब देश की आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान छीना जा रहा है हमारे हाथ से 400 पार करके, तो कुछ तो समय लगेगा। लेकिन मैं अब ये बता दूं, खुशखबरी सुना दूं, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी हमारी होने वाली है, हम वो सारे सबूत इकट्ठे कर चुके हैं। अब हम पिटीशन डालेंगे सबूत इकट्ठे करके। एक दूसरा, जन आंदोलन से ही होगा। इन सबूतों से भी 20% फायदा होगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। हम एप्लीकेशन भी डालेंगे अदालतों में, केस भी डालेंगे, लेकिन जन आंदोलन की जरूरत है इस वक्त। जन आंदोलन होगा तो ये देश के संविधान के ऊपर से 400 पार वाला खतरा खत्म होगा। जन आंदोलन करने के लिए आज हमने शुरुआत कर दी है। हमने एक जो पिटीशन है, जो बैलेट पेपर वापस लाओ, यानी कि ब्रिंग बैक बैलेट पेपर नाम की एक कैंपेन शुरू कर दिया आज। बैन ईवीएम, ब्रिंग बैक पेपर बैलेट पेपर, तो उसका आंदोलन हमने शुरू कर दिया है। सिग्नेचर कैंपेन हमने शुरू कर दिया है आज से। अब हम सिग्नेचर कैंपेन करके वो सिग्नेचर कैंपेन का भी मसौदा, जितने सिग्नेचर होंगे वो भी हम अदालत के सामने पेश करेंगे कि इस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या जो है, जो ये चुनावी मशीनें उसके खिलाफ है और ये चाहती है कि मतपत्र से चुनाव हो, जो कि सही कानूनी तरीका है। आज भी ईवीएम सही कानूनी तरीका नहीं है इलेक्शन कराने का, और सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने ये नहीं कहा है कि मतपत्र से चुनाव नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है अभी भी। क्या जो आप जिस सबूत की बात कर रहे हैं, जिस बहस की बात कर रहे हैं, जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, एक तो समय की बात है और दूसरा ये जो इतने जोरों शोरों से चुनाव चल रहा है, तो क्या वो आपका सबूत, जन आंदोलन और वो बहस इन चुनावों को रद्द करा सकता है? अगर उस वक्त सरकारें बन गई हैं, मंत्रालय बन गए हैं, तो वो सरकार गिराने की पावर रखते हैं? मैं कोई पावर नहीं रखता, देश की जनता रखती है। देश की जनता इस देश की मालिक है। देश की जनता के लिए ये चुनाव हो रहा है, देश की जनता ये चुनाव कराती है। चुनाव आयोग सिर्फ उसका एक जरिया है। देश की जनता चाहेगी तो चुनाव दोबारा भी होंगे, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ दें, जैसा मैं पहले से कह रहा हूँ, सड़कों पे आए हमारे साथ, तो बचे हुए चरण के चुनाव अब भी मतपत्र से ही हो सकते हैं। इतने सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं। हम अभी भी कोर्ट से भी ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा जन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। जी, आज की जो फैसला आया है उससे क्या सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर भी कुछ असर पड़ेगा जनता में? बिल्कुल,
एकदम पड़ेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि, और उसका एक सबसे छोटा सा सबूत यही है कि जिस प्रक्रिया को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतने विद्वान जजेस कई घंटे की हियरिंग्स के बाद भी, और उससे पहले भी बहुत हियरिंग्स हो चुकी हैं, इतने विद्वान जजेस के सामने, और देश के सबसे विद्वान जो लॉयर्स थे उन्होंने 2 घंटे तक, कई घंटे तक, 2 दिन तक समझाया ये विद्वान जजेस को, उसके बाद भी स्पष्टीकरण के लिए एक पूरा उनको हियरिंग लगानी पड़ी। फर्स्ट हाफ में हियरिंग हुई, तब भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ, तो 2 बजे जो एक्सपर्ट्स थे इलेक्शन कमीशन के उनको बुलाया गया, तब दोबारा स्पष्टीकरण लिए। तब जब इतनी मुश्किल सुप्रीम कोर्ट के इतने विद्वान जजेस को समझने में आ रही है ये पूरी प्रक्रिया, तो एक आम मजदूर, एक आम किसान, एक आम नागरिक जो कि कंप्यूटर्स के बारे में इतना जानता भी नहीं, जिसको इतनी मदद भी नहीं मिल रही लॉयर से या एक्सपर्ट से, वो इस चुनावी प्रक्रिया को 0% भी नहीं समझ सकता। और अगर वो 0% भी नहीं समझ सकता तो ये चुनावी प्रक्रिया ये मशीनों द्वारा उनके गले में नहीं उतारी जानी चाहिए, ठूसी नहीं जानी चाहिए, उनके ऊपर नहीं थोपी जानी चाहिए। ये बुनियादी कानून है। जिस चीज़ को समझता नहीं वो उस चीज़ से चुनाव करवाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हम क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत स्ट्रांग वर्ड्स में करते हैं। हम इसको मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हम इसकी इज्जत करने के लिए बाध्य नहीं। सोशल मीडिया पर तमाम लोग सवाल उठा रहे, सुप्रीम कोर्ट पर तो सवाल उठ ही रहा है, जिस जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया है उनके कनेक्शन निकालने की बात हो रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या कहीं से इन्फ्लुएंस है ये फैसला जो आया है, या क्या कुछ इसके पीछे की रणनीति है? जो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इनका भी भाजपा से कोई कनेक्शन है, सरकार का दबाव है, कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए, अब जब जनता है ये तो कह सकती है कुछ भी, लेकिन मैं एक वकील हूँ, मैंने तो अपना केस भी इतनी पेशेंस से वेट किया ना, सबूत इकट्ठे किए पहले जी। और इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले मेरे ख्याल से सबूत इकट्ठे किए जाने चाहिए। सबूत इकट्ठे हो जाएं फिर ये आरोप लगाने चाहिए। आरोप लगाना कोई जजिस पे मना नहीं है, लेकिन सबूत इकट्ठे करने के बाद फिर उसकी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है, लेकिन पहले सबूत इकट्ठे करने चाहिए। और जनता इतनी कैपेबल है कि हर चीज़ का सबूत इकट्ठा हो जाता है, लेकिन बगैर सबूतों के हम क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शन किसी का किसी से होने का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, सबूत ढूंढने चाहिए पहले। तो अब ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में आप लड़ेंगे, बहस करेंगे और बैलेट पेपर वापस दिलाकर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बैलेट पेपर सही तरीका है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। ये विभिन्न वजहों से बैलेट पेपर की लड़ाई अभी हम नहीं जीत पा रहे हैं, उसमें बहुत सारी वजह हैं। और वजह सिर्फ ये नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी उसे रोक रही है, वजह ये भी है कि ये लड़ाई भी ठीक तरीके से अभी तक नहीं लड़ी गई है। लेकिन अब ठीक है, जो विद्वान लोग थे उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ ली, अब देश की जनता अपनी लड़ाई लड़ेगी। अब कम से कम हम लोग रह गए और आरएसएस बीजेपी उस तरफ रह गई और देश की जनता इस तरफ रह गई। बाकी सब लोग अपना अपना काम कर चुके। अब हम असली लड़ाई शुरू करेंगे अब से। ठीक है, तो आपने सुना आज का जो फैसला आया है उस पर तमाम लोगों में निराशाजनक जो है वो बातें सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही है। हर कोई ये बोल रहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक ये फैसला रहा सुप्रीम कोर्ट का। और जैसे कि प्रसाद साहब ने बता दिया कि हम सबूत इकट्ठा कर रहे थे इसलिए शांत थे, अब आने वाले समय में हम लड़ेंगे और बैलेट पेपर जो है वापस ला कर रहेंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।